लिए मैं आज ही, मुझे एक सज्जन पूछ रहे थे कि आप बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा, वो बता रहा हूँ कि अभी आप फॉरेन में थे तो चाइनीज़ और ऑस्ट्रेलियन लोग आपके साथ फोटो निकाल रहे थे, और एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि नागपुर में तुम छोटे छोटे कार्यक्रम में क्यों जाते हो। छोटे से छोटे कार्यक्रम में आप जाते हो, ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती, और अभी आपके स्टेटस के हिसाब से ये बात बराबर नहीं है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं स्टेटस फेटस को, तो प्रोटोकॉल को जिंदगी में मानता नहीं हूँ, पर नागपुर ये मेरी जन्मभूमि है, विदर्भ ये मेरी कार्यभूमि है, और महाराष्ट्र में मैं पला पड़ा हूँ, बड़ा बना हूँ, और नागपुर की जनता मेरा परिवार है। और इसलिए नागपुर में ये सब बातों का मैं विचार न करते हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास, व्यक्ति के पास जाता हूँ, चाहे उसमें आपको जो भी लगता हो, पर जिंदगी भर मैं किसी भी पद पर रहूँगा तो भी मैं इस बात का पालन करूँगा, क्योंकि मैं आज जो कुछ हूँ, जो कुछ मुझे मान्यता मिली है, वो केवल नागपुर के लोगों ने मुझे प्रेम किया, सम्मान दिया, मेरे पीछे खड़े रहे, उसके कारण मैं बड़ा हुआ। तो ये एसोसिएशन में रेणु जी ने कहा, ये बात सच है क्या? नहीं, लोगों से व्यक्तिगत संबंध थे। ये बात अलग है कि उन्होंने जो कुछ कहा सब सच है, ऐसा कहा गया, ऐसा मैंने कहा तो मेरे साथ अन्याय होगा, और झूठ है ऐसा कहा तो उनके साथ अन्याय होगा। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं मैट्रिक में मुझे 52% मार्क मिले थे और मुझे इंजीनियर बनना था, तो प्रोफेशनल कॉलेज में उस समय साइंस ग्रुप में 50% से ज़्यादा मार्क मिलते, उन्हीं को एडमिशन मिलती थी। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाया। अभी मुझे 6 डिलीट मिली है जो डॉक्टरेट से बड़ी है। उसमें से महाराष्ट्र की 4 यूनिवर्सिटी की मिली, पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले राहुरी यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, और दयानंद आर्य जो है वो नांदेड़ की यूनिवर्सिटी, और अभी 2 पिछले महीने में मिली उत्तर भारत की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गलगोटिया, उनकी मिली, और एक वर्ल्ड में 60वें नंबर पर चेन्नई की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है SBM करके, उनकी डिलीट मिली। तो 6 भी डिलीट मिलने के बाद अब मैं 6 डॉक्टर लगा सकता हूँ, पर मैं एक भी नहीं लगाता क्योंकि मैं अपने को विद्वान नहीं समझता। स्वाभाविक रूप से काम करते करते अनुभव से कुछ सीखने को मिलता है। मैं 2-3 बातों का उल्लेख करूंगा कि नागपुर में एक समय आरा मशीन मुख्य धंधा था, पर वो आज नहीं रहा। इसका कारण ऐसा है कि यही कार्यक्रम अगर 47 में होता तो जितने पटेल आज बैठे वो सब धोती में आते हैं, पर आज सब फुल पैंट में आए हैं। इसका कारण समय बदला है, और समय के साथ व्यवसाय को भी बदलना चाहिए, और व्यवसाय बदलने में यही होता है कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार में अड़चनें आती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि मैं बाम्बू में काम करता हूँ, तो बाम्बू काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टीपी लेनी पड़ती थी। तो मैं बहुत बार देखा तो टीपी क्यों लगती है, तो मैंने एक प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आप एक मीटिंग बुलाइए, और मीटिंग बुलाने के बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट के अधिकारी आए, और मैंने मोदी जी को कहा कि मीटिंग शुरू होने के पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ के अभी क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने उनको पूछा, फॉरेस्ट सेक्रेटरी को, कि बाम्बू ट्री है कि घास है? तो उन्होंने कहा बाम्बू घास है। तो मैंने कहा घास काटने के लिए एक्ट में परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। तो बाम्बू काटने के लिए क्यों लगती? चुप बैठ गया। मैंने कहा इसका जवाब दो कि बाम्बू जब ट्री नहीं है, घास है, तो तुम क्यों टीपी मांगते हो? जब मैं यही बात, एक बहुत अच्छे अधिकारी है खारगे करके, जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, सुधीर मुनगंटीवार मंत्री थे,
तो मेरे पास आए और मेरे आग्रह पर उन्होंने बाम्बू के कुछ स्पेसीज को टीपी मुक्त कराया और दिल्ली में आए और खुश होकर कि भाई हम नितिन जी को बताएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो मैंने बोला सुधीर ये बताओ कि बाम्बू ट्री है कि बाम्बू गवत है, घास है? तो खारगे को पूछा, मैंने बोला एक्ट में क्या लिखा है? बोले घास है। मैं बोला घास काटने को परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। बोले तुम क्यों लगते हो? जब प्रधानमंत्री जी के सामने इसका आर्गुमेंट हुआ तो उन्होंने फिर से उनको पूछा कि ये बोल रही है क्या है? बोले ये सच है। बोले आप क्यों टीपी लेते हो? और उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि बाम्बू के लिए कोई टीपी लगेगी नहीं और बाम्बू पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, और उससे मुक्त हुआ और वो ऑर्डिनेंस निकल गया। अब देश में बाम्बू बहुत होता है। चाइना में बाम्बू के आधार पर की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की है। बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में जाता है। एक तो हमारे यहाँ नागपुर में एक टाउरी करके हिंगन घाट के, उन्होंने बाम्बू से अंडरपैंट और बनियान भी बनाई, जर्सी बनाई और बहुत अच्छी है, उसमें अंदर में पसीना ही नहीं छूटता। मैं इंदौर में गया था, बाम्बू से मॉडल ने कपड़े पहनकर बाम्बू के पहने। पर हमारे यहाँ अगरबत्ती वालों को जो बाम्बू लगता है वो चाइना में अभी नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध होता है। अभी अगरबत्ती में मैं एमएसएमई का मंत्री था, तब 4000 करोड़ का बाम्बू की काड़ियाँ और ये इंपोर्ट होती थी। तो अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सक्सेना, वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे और वो दोनों और मैं भिड़ा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान को ये चाइना का इंपोर्ट बंद करना है, और हम ऐसे ताकत से भिड़े कि हमने इंपोर्ट बंद करवाया। उसके ऊपर जितने लूपहोल्स थे वो बाहर निकाल दिए। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती, उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहाँ आपका पुतला फूका उन्होंने कि आपने बंद करवाया करके। बहुत नाराज है लोग आपके ऊपर। फिर उसकी मशीन उन्होंने यहाँ लाई और वो लाके उन्होंने यहाँ तैयार किया। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि जो बाम्बू की अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% वेस्टेज निकलता है, 90%। तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर मैंने ड्रेजिंग किया, जलमार्ग बनाया, गंगा में जलमार्ग बनाया, और मैंने बांग्लादेश में जाके 250 किलोमीटर खुदाई करके ड्रेजिंग करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की इच्छा के कारण वहाँ भी ड्रेजिंग करा दिया, मुंगली पोर्ट तक। तो वहाँ जोगी धोपा करके एक गाँव है आसाम में, और वहाँ मैंने मल्टी मॉडल हब बनाया। मल्टी मॉडल हब का मतलब होता है कि जहाँ वाटरवेज है ब्रह्मपुत्रा का, एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे और रेलवे है, चारों एक ही जगह है। और वहाँ से मैंने उनको सुझाव दिया कि आप वहाँ से एक बार्ज करीब 10,000 टन का, 15,000 टन का, वहाँ बाम्बू आसाम में जो है वो अगरबत्ती वाला बाम्बू है, वो ट्रक से लाने के बजाय अगर आप रोड से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपये लगता है, और पानी से जाओगे तो 1 रुपया लगता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप सब अगरबत्ती वाले मिलो और आसाम में बाम्बू खरीदी करो जो आपको चाइना में मिलता है, जिसकी अगरबत्ती की उसकी लकड़ी बनती है, और वो वहाँ से जोगी धोपा से पानी से आप वाराणसी लेके आओ। और वाराणसी में उसको मैंने गंगा में 4 मल्टी मॉडल हब बनाए। एक है हल्दिया में, दूसरा है गाजीपुर में, तीसरा है वाराणसी में, और चौथा है वाराणसी, हल्दिया, गाजीपुर और साहिबगंज झारखंड में। तो मैंने कहा आप वहाँ से पूरा जहाज में डालकर वो माल अगर वाराणसी लाते हो तो वाराणसी से 12 घंटे में ट्रक नागपुर आता है वाया जबलपुर। तो ये 12-13 घंटे में आ जाएगा, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, और वो पानी से आएगा उससे कम हो जाएगी, और नागपुर ये अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्योंकि वो एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी। अब वो बात हो नहीं पाई। दूसरी बात, मैंने आरा मशीन वालों को बहुत बार कहा, ये मनोज बैठा है, कि समय के साथ जो नहीं बदलते उनकी प्रगति नहीं होती। मुझे माफ़ करिए, सच बोलने में मैं भी कभी कभी संकोच नहीं करता। तुम बदले नहीं इसलिए तुम्हारा धंधा नहीं बढ़ता, और तुमको बदलना भी नहीं है। अब
तुम फॉरेन से लकड़ी लाते हो। अब मुझे वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े गोचे होते हैं मैं सब सीक्रेट जानता हूं। फिर वो टैक्सेशन वाले पीछे लगते हैं, इंपोर्ट कैसा होता, माल कैसे आता, कटता कैसा, कितना जीएसटी भरते, कितना नहीं भरते। फिर सब चोर ऑफिसर को माल पानी देने आदमी थकता है परिस्थिति बदल गई, अभी बदल गई। तो आरा मशीन के परमिशन के बारे में मुझे मालूम नहीं आप में से किसी की केस थी, और स्वरूप सिंह नाइक उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, तो आप किसकी तो भी केस थी यहाँ के। हाँ, और मैं उनके पास 25 बार गया था। फिर उन्होंने हियरिंग हुआ और ये लकड़गंज की पूरे आरा मशीन को हटाने के बारे में ऑर्डर हो गया था। फिर मैं स्टे लाया और वो केस बड़े स्वरूप सिंह नाइक कहने के बाद भी वो फॉरेस्ट वाले सुनते नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम आते थे। तो वो कहते थे कि इसका डिस्टेंस कितना है, क्या है। अब ये ऐसा है कि अब ये लकड़गंज में प्लॉट की कीमत हो गई 10,000 रुपये स्क्वायर फुट। तो 10,000 रुपये के स्क्वायर फुट की जमीन पर आरा मशीन चलाना कौन सा व्यवहार है। और यहाँ पोल्यूशन करके लोगों को आवाज की तकलीफ देना, और ये कोई मतलब नहीं है धंधा करने में। कारपोरेशन ने कहा है कि इंडस्ट्रियल का कमर्शियल करो या इंडस्ट्रियल का रेसिडेंशियल करो और इसको डेवलप करो। तो मैंने उस समय कहा था कि यहाँ बंद करो,